हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षणम में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कुलाम का नियम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने वैधोशीलता के बारे में पढ़ा। उसके बाद वैधोशीलता की जो मात्रक, बीमा, मान, इन सभी मुद्दों पे हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया था। कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ से निकल के आती है, उसका मात्रक क्या होता है, इन सारी मुद्दों पे बात हो चुका है। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप, मतलब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका टाइम न लेते हुए जल्दी से आपको आपके टॉपिक पे ले चलते हैं जिसका नाम है कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मस्त टॉपिक है। सुनिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप का मतलब क्या होता है। इसको हमें वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर हम बात करें कि एक बिंदु यहाँ पे हो और दूसरा बिंदु यहाँ पे, अगर मैं इसको मानूं ए और इसको मानूं बी, और हमने क्या मान लिया कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पे है, ये दोनों बिंदु कहाँ पे है, किसी निर्वात में है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज। याद रहे एक और विशेष बात कि दोनों जो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे। सेम नेचर का मतलब क्या होगा, अगर दोनों अगर दोनों चार्जेस की बात की जाए तो या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या तो दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा मतलब है। तो फिर से सुनिए क्या कहना चाहता हूं मैं। माना कि कोई दो आवेश Q1 व Q2 दोनों समान प्रकृति के हैं, एक जैसे नेचर का है, दोनों निर्वात में स्थित है। किन्हीं दो अलग अलग बिंदु पे, बिंदु ए व बिंदु बी पर, ये दो अलग अलग बिंदु है। इन्हीं दोनों बिंदुओं पे ये चार्ज अलग अलग स्थित है। और मैंने मान लिया इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह r है। यहां फिगर में समझ लेते हैं। ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। ये दोनों बिंदु कहां पे हैं, ये दोनों बिंदु निर्वात में हैं, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं पे इस पर चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। दोनों चार्जेस सेम नेचर का है। हम यहां पे मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव नेचर का है, धनावेश है, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। एक और मजेदार बात, आप ये देखिए, अगर समान प्रकृति वाला आवेश होता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, दूर ढकेलता है, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। तो ये Q1 जो है वह Q2 पे बल लगाएगा बाहर की तरफ, तो Q2 भी Q1 पे बल लगाएगा बाहर की तरफ। तो क्या होगा, यहां पे हम लिखेंगे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 है, और जो इसकी डायरेक्शन है R12 होगा। तो मैं यहां एक लाइन लिखता हूं यहां से कि आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला बल। ये Q1 जो है, ये Q1 इस Q2 पे बल लगा रहा है, कौन सा, F21। मतलब ये जो 2 वाला है इस पे बल लगा रहा है कौन, 1। तो क्या है, F21, ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इसका मान क्या आएगा वो देख लेते हैं। इसका मान होता है, अभी हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान क्या, अपान क्या, R12। ये देखो 1 से 2 की तरफ है, तो R12 का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के लिए हम यहां लिखेंगे R12। ये हमें एक साइड में लिख दे रहा हूं कि R12 ये क्या है, इकाई सदिश या एकांक सदिश कह सकते हैं। एकांक सदिश कह लीजिए, इकाई सदिश कह लीजिए, बात वही है। इकाई सदिश लिखिए, इकाई सदिश, या इसी को हम एकांक सदिश भी बोलते हैं, एकांक सदिश, जो कि डायरेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, जो डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस R12 की बात करें
कि तो इस r12 यूनिट वेक्टर को एक आंसर इसको लिख सकते हैं r12 मैग्नीट्यूड ऐसे अपान ये वेक्टर यहाँ r12 मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर इंटू इसको क्या लिख सकते हैं R12 अपान वेक्टर में यहाँ पे मैग्नीट्यूड में। तो ये क्या बन जाएगा हमारा F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान, यहाँ देखिए R12 का स्क्वायर है, यहाँ R12 है, तो R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये कब है, जब Q1 जो है Q2 पे बल लगा रहा है, कितना बल लगाएगा F21, डायरेक्शन क्या होगी 1 से 2 की तरफ R12, तो हमको ये मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ दूसरी साइड में निकाल लेते हैं। अब हम क्या निकाल लेंगे कि Q2 के द्वारा Q1 पे लगने वाला बल, तो ये लिखेंगे आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ये कितना बल लगेगा। अब ये वाला दूसरा वाला आवेश, ये वाला किस पे, इस पे बल लगा रहा है इधर की तरफ, तो कौन सा बल लगा है F12, यहां लिखेंगे हम F12, फिर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान, देखिए डायरेक्शन ये वाला हमारा क्या है R21 का स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। यहाँ पे जैसे R12 इकाई सदिश एकांक सदिश है, वैसे वहां पे R21 इकाई सदिश या एकांक सदिश है। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और भी अच्छे तरीके से। R12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर इंटू इसको हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपान R21। फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। इसे हमने बना लिया समीकरण नंबर 2। अब एक चीज देखिए यहाँ पे कि ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, अगर हम देखें तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो है वह दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम है। मतलब क्या कि परिमाण में एकदम बराबर है, लेकिन दिशा दोनों की अलग अलग है। ऐसे समझ लेते हैं, हमने क्या कहा था कि A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, Q1 चार्ज यहाँ पे है, Q2 चार्ज यहाँ पे है, तो Q1 के कारण Q2 जो बल लगा वो इधर की तरफ, मैंने बोला F21, और Q2 के कारण Q1 जो बल लगा वो F12 इधर की तरफ। फिर क्या हुआ, यहाँ से ये R12 का डायरेक्शन लिया, ये R21 का डायरेक्शन लिया, तो आप ही सोचो अगर ये इस पे बल लगाएगा जो परिमाण आएगा, वही बल ये इस पे लगाएगा ये परिमाण आएगा, तो परिमाण जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो बिल्कुल समान होगा, एकदम समान होगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोनों का जो दिशा है वो अलग अलग है, एक की दिशा इधर की तरफ है और दूसरे की दिशा इधर की तरफ है, दोनों की दिशाएं जो है वो अलग अलग है। तो हम समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जो F21 है वह माइनस F12 के बराबर है। क्यों? क्योंकि परिमाण में दोनों बराबर है, लेकिन दिशा दोनों का अलग है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो F21 F12 के एग्जैक्ट बराबर परिमाण में है, लेकिन दिशा में नहीं है। तो जो माइनस यहाँ पे नेगेटिव साइन आई है वो क्या बताता है कि दिशा दोनों का विपरीत है, दिशा एक दूसरे से अलग है।
और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा बताता है क्या, कूलाम का जो सदिश स्वरूप है, कूलाम के सदिश स्वरूप ही हमको बताता है कि यही न्यूटन का तीसरा नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम को यही स्पष्ट करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक वीडियो लेक्चर इसी तरीके से आसान शब्दों में समझाया जाए, आपको हर एक बात स्पष्ट तौर पे समझ में आए, आप उसे समझ सके, अपना नोट्स बना सके, उससे लाभान्वित हो सके। हाँ, नोट्स की बात ये है कि आप चिंता बिल्कुल न करिए, जैसे ही चैप्टर एंडिंग पे आएगा तो हम टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए नोट्स साझा कर देंगे, आप वहाँ से अपना नोट्स अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। अच्छा, और ये जो हमारा आज का टॉपिक था कूलाम के सदिश स्वरूप, यह टॉपिक अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक थैंक यू सो मच, खुश रहें, मस्त रहें।